आवाज आ रही है सबके पास? थोड़ा बता दें, ये कंफर्म कर दें। जी सर, क्लियर है। ओके। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कोलिजन। और आपको पता है, ये कल हमने मोमेंटम डिस्कस किया था, लास्ट वाला जो टॉपिक था। अ, तो उसमें जो है कुछ केसेस होते हैं कोलिजन वगैरह के, तो वो आपने करने हैं। कोलिजन, तो कोलिजन की डेफिनेशन वगैरह बोर्ड क्लियर है ना सबके पास? बोर्ड और वाइस ये कंफर्म कर दें ताकि फिर हम आगे चले। स्ट्राइकिंग ऑफ बॉडीज, स्ट्राइकिंग ऑफ बॉडीज फॉर शॉर्ट इंटरवल अप्लाइंग लार्ज फोर्स, अप्लाइंग लार्ज फोर्स या लार्जर फोर्स। तो कोलिजन बेसिकली क्या होता है, दो बॉडीज आपस में टकराती हैं। ठीक है, ये पहले सपोज करो यहाँ मूव कर रही है और ये इसके पास मूव कर रही है। तो जब ये स्ट्राइक करेंगी एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगेगी, यानी कि इनका टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है, वो कम है। डेल्टा टी से अगर लिखें इसको सपोज करो, तो ये कम है और फोर्स जो है वो काफी ज्यादा है। तो फोर्स इंटू टाइम, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इंटू टी। वो किसके लिए था? मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम इनका चेंज करेगा, तो मोमेंटम इनका चेंज करेगा। एक सेकेंड, यस, बताएं। बोर्ड बोर्ड और वॉइस क्लियर है सबके पास? वीडियो क्लियर है सबके पास? अच्छा, वेट करें थोड़ा, मैं बाकी बच्चों से पूछ लूं। तो कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं क्लियर नहीं है। अब अभी बता दें। वीडियो क्लियर क्यों नहीं है? यहाँ पर तो क्लियर आ रहा है। अच्छा, थोड़ा वेट करें फिर मुझे बताएं। अभी वीडियो और वॉइस क्लियर है? बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है? अच्छा, ऐसा होगा कि इंटरनेट का इश्यू। हाँ, वो बारिश हुई है ना, तो यहाँ पर तो अभी मैंने क्लास ही इस टाइम पर रखी है ताकि वो, यानी कि इश्यू वगैरह ना हो। डेटा वगैरह भी यहाँ पर अभी सही है, इंटरनेट वगैरह पूरा फ्लेक्सिबल चल रहा है। आपके पास हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो, यहाँ भी हो सकता है। ये मैं श्योरिटी, बारिश की वजह से नेटवर्क कम है। हाँ, बारिश की वजह से नेटवर्क कम है, तो ये मेरे पास भी इशू हो सकता है, आपके पास भी इशू हो सकता है। तो जितना चलता है ये फ्लेक्सिबल, वहां पर बताना। अगर कहीं पर रुक जाए तो फिर वो भी बताना, तो वहां पर थोड़ा स्टॉप करेंगे फिर आगे चलेंगे। अदरवाइज वीडियो देख लिया करो, जहां पर जिस भी टॉपिक में कोई चीज मिस हो जाए वीडियो देख लिया करो। वीडियो में अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है या वीडियो क्लियर नहीं है, तो उस पॉइंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया करो कि ये वाली पॉइंट समझ के मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो इतना कर रहा हूँ तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, यू कैन मैनेज इट वेल। ठीक है, तो आई थिंक आप सबके पास इंटरनेट का इश्यू है, शायद मेरे पास भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो देखूं और मेरी वीडियो की तरह चल रही, लेकिन आई होप सो कि नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर इशू होता है ना तो यहाँ पर मुझे नजर आता है। लेकिन फिलहाल ये सच कोई इशू मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ना वॉइस का ना वीडियो का। ठीक है, ओके। तो इस कोलिजन किसे बोलते हैं? स्ट्राइकिंग ऑफ बॉडीज फॉर शॉर्ट इंटरवल, थोड़े से टाइम के लिए दो बॉडीज का टकराना आपस में, अप्लाइंग लार्जर फोर्स, जो एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करें, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कोलिजन। कोलिजन में एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ अपना मोमेंटम एक्सचेंज करती है। इसका मास जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। ठीक है, फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाओ। अच्छा, अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके दो तीन टाइप्स हैं। पहला इसका टाइप है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा है
inelastic collision. Inelastic collision. And the third one is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. आप तकरीबन दो ही पढ़ते हो ये. Perfectly inelastic. Perfectly inelastic is also known as plastic collision. Perfectly inelastic is also known as plastic collision. अच्छा अच्छा, आप समझो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है. मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि P इज कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. P इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. अच्छा, इस वाले परफेक्टली इनइलास्टिक, इस केस में क्या होता है, एक दोनों बॉडी चिपक जाती है. टू बॉडीज आर स्टक, टू बॉडीज आर स्टक विथ ईच अदर. टू बॉडीज आर स्टक विथ ईच अदर. वीडियो वॉइस सही आ रही है? वीडियो और वॉइस सही आ रही है, ये थोड़ा बता दें. आवाज आ रही है सही से? ओके ओके. इलास्टिक कोलिजन में क्या है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, पी, पी किसके लिए, मोमेंटम के लिए. अब ये मत बोलना पी इज कंजर्व्ड, तो पी मोमेंटम के लिए, ये याद करो. और वेक्टर है, इसको ऊपर से एरो दे देते हैं. ठीक है. मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. अगर आपसे सवाल पूछे इन विच टाइप ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो आपने कर लेना है इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. अगर सवाल आए इन विच टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, तो वो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक बोथ में होगा, दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है. अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे किस में कंजर्व रहेगी, तो इलास्टिक बोलेंगे, किस में कंजर्व नहीं रहेगी तो बोलेंगे इन इलास्टिक. अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर सपोज करो ये आपका फ्लोर है. ये क्या है आपका, यहाँ से ऊपर से हमने एक बॉल को फेंका, ड्रॉप किया. ये इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, यानी कि इसकी u क्या है, 0 के बराबर है. इनिशियल वेलोसिटी 0. अब ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पर ये टकराया. इसने अब जो है फ्लोर के साथ क्या किया, कोलाइड किया. फ्लोर के साथ कोलाइड करके ये वापस इसी पॉइंट पर चला गया, सेम पॉइंट पर. यानी कि ये नीचे आया फिर दोबारा से ऊपर चला गया. अभी आसान हो रही है, एक सेकंड थोड़ा वेट करें. समझे अजान जो टाइम हो या चुप की हो रही हो ना, ब्रेक नहीं हुआ. अच्छा सुनो, ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. अब इस बॉल को हमने ड्रॉप किया, ये बॉल आया, इसने फ्लोर के साथ क्या किया, स्ट्राइक किया, यानी कि कोलिजन किया. अब ये वापसी इसी पॉइंट पर चला गया, यानी कि यहाँ से आया, इसको टकराया और फिर ये वापसी इसी पॉइंट पर चला गया. तो इसको बोलोगे आप इलास्टिक कोलिजन. अब ये वाला बॉल जो हमने ड्रॉप किया, ये आया नीचे, इसके साथ स्ट्राइक किया. अब ये इस हाइट तक गया, ये कंप्लीट हाइट तक नहीं गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस हाइट तक गया, हाइट एच तक. और हाइट एच ओरिजिनल हाइट से कम है, तो इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन. ये इनइलास्टिक का कोलिजन केस है. जब आप बॉल को छोड़ते हो, ठीक है, तो वो बॉल एग्जैक्टली ऊपर नहीं आता,
जैसे बच्चे वगैरह खेलते हैं ना, तो जमीन को मारना पड़ता है, उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है ताकि वो आप तक पहुंचे। अच्छा, ये थर्ड वाला केस कौन सा है? ये स्पेशल केस है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इट इज a special type of inelastic collision, a special case of inelastic collision, also known as plastic collision, in which two bodies strike and get stuck with each other. एक बॉडी आई, ये इसने ग्राउंड के साथ टच किया और ये स्टक हो गई। अब जैसे कि जैसे आटा होता है, ठीक है, अगर आटे का एक बॉल बनाएगा आप, ठीक है, और उसको फेंके, तो वो अगर फ्लोर के साथ हिट करेगा तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा? स्टक। अगर बुलेट को मैं फायर करूं एक पैराफिन वैक्स के अंदर, पैराफिन वैक्स क्या होती है? जिसमें से आपकी कैंडल्स वगैरह बनती है, तो बुलेट उसके अंदर जाएगी और उसके साथ स्टक कर जाएगी। या वैक्स का एक बॉल बनाए, वॉल के साथ हिट करें तो वॉल के साथ चिपक जाएगा। दीज आर दी केसेस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब ठीक है, अभी मौलवी वापस से शुरू हुआ है, तो अज़ान का वेट करते हैं, उसके बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी ये समझ आया? ये थर्ड वाला केस जो था वो किसका था? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें दो बॉडीज आपस में चिपक जाएंगी, बस इतना याद करना है। इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहेगा? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी दोनों। इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अच्छा, और कौन सी चीजें जो दोनों में कंजर्व रहेगी? दैट इज मोमेंटम। क्लियर हुआ ये सबको? अच्छा, अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना इम्पल्स का, आई इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर आप इम्पल्स भी यूज कर सकते हो और मोमेंटम भी यूज कर सकते हो, दोनों चीजें यूज कर सकते हो। यहाँ पर मोमेंटम और इम्पल्स आप चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा, अगर इम्पल्स 1 और इम्पल्स 2 बॉडी का कंपेयर करें, तो आपने I1 इंटू I2 करना है, I1 इज इक्वल टू I2 करना है, यहाँ पर रखना है F1 इंटू T1 इज इक्वल टू F2 इंटू T2। ये वाला रिलेशन आपने यूज करना है प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आ जाए दो बॉडीज का आपको इम्पल्स दे या मोमेंटम दे, मोमेंटम पूछे या इम्पल्स पूछे, दोनों के लिए ये मोमेंटम और इम्पल्स, ठीक है। मोमेंटम या इम्पल्स दोनों के लिए ये रिलेशन, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन्स में क्या देखा हमने? इलास्टिक कोलिजन्स आपके बुक में ज्यादातर जो डिस्कस्ड होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, इक्वेशंस वगैरह भी इलास्टिक कोलिजन्स की होती है। और ये अपना जो आपका सिलेबस है इसमें से, यानी कि इनइलास्टिक या जो बाकी केसेस हैं वो नहीं होते। तो इसमें हमने पढ़ा कि क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम कंजर्व्ड, पी कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी वो भी कंजर्व्ड। तो दोनों के लिए इक्वेशन बनानी होगी हमें, कंजर्व्ड। तो अब पी देखें, मोमेंटम का क्या था? हमने जनरल फॉर्मूला एक पढ़ा था जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में था, वो कौन सा था? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये इक्वेशन यहां पर भी अप्लाई होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है आपने? काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने रखना है 1/2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले रखोगे क्या? पहले आपको थोड़ा ये पता तो हो, शायद बुक के अंदर नहीं है लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बिफोर
collision, kinetic energy before collision is equals to kinetic energy after collision. Before collision and after collision kinetic energy इक्वल है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर देखें, अगर मोमेंटम ये है तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी इसकी 1/2 m1 u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अगर मास 1 के लिए, वेलोसिटी 1 के लिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी है u1, तो इसका u1 का स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 u2 स्क्वायर, half m1 square, half m1 u1 square plus half m2 u2 square. That is kinetic energy before collision will be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is the standard equation for elastic collision about kinetic energy, in which kinetic energy before collision and after collision is conserved. ठीक है, अब आप इसमें से निकालते हो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सपोज करो कि एक बॉडी है, इसका मास है m1 और ये हमारे पास दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। इसकी शुरू के अंदर वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। इसने इसके साथ स्ट्राइक किया, यानी कि इसने ये आपस में इन्होंने कोलिजन किया। कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम तो नहीं रहेगी, वेलोसिटी हो जाएगी चेंज। तो चेंज होने वाली वेलोसिटी को आप नाम दोगे, पहली वेलोसिटी जो चेंज हुई उसको नाम दोगे v1, वो आपने फाइंड करनी है, और दूसरी वेलोसिटी होगी उसका नाम है v2, वो आपने फाइंड करनी है। अब इसकी एक अच्छी खासी डेरिवेशन है, इन दोनों के हेल्प से आप निकाल सकते हो। अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं नाम दूं इक्वेशन 2, तो इसको करने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, अभी लाइक टर्म्स जो है ना वो आप एक साथ लेकर आओ। जैसे यहाँ पर m1 u1 है और यहाँ पर m1 v1 है, इसको इधर लेके आओ, तो ये इक्वेशन बनेगी m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बचा m2 v2 और ये वाला प्लस है, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये होगा m2 v2 माइनस m1 m2 u2। इसको भी इस तरह से करें, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को भी इसी तरह से करें। अब देखो m1 हमने क्या किया, जो m1 u1 था ना, ये वाला पार्ट जो था इसको यहाँ लेकर आए, m1 u1 ये प्लस वाला था, इसके सामने प्लस है, ये आ गया माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस m1 v1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, ये था m2 u2, यहाँ पर था m2 v2, ये प्लस वाला उधर चला गया तो ये बन गया माइनस, माइनस m2 u2 माइनस माइनस m2 u2। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है, समझ आ रहा है यहाँ? ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या रखोगे, यहाँ पर m1 u1 स्क्वायर है ना, तो इस m1 v1 स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आओ, या इसकी मदद से निकालो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। यहाँ पर रखो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन में क्या है, m1 कॉमन है, पहली वाली इक्वेशन में m1 कॉमन है, इस साइड m2 कॉमन है, तो इसको सेट करके लिखो। इसको यहाँ पर अगर लिखें m1 कॉमन, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। इस वाली में से कॉमन निकालें, इसमें से हाफ m1 कॉमन निकलेगा 1/2 m1, तो इसमें से निकला हाफ m1 और ये बना u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आया, और इसमें से कॉमन निकला हाफ m2, तो ये यहाँ पर आया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब आपके पास दो इक्वेशंस आई है, ठीक है, एक इक्वेशन है ये वाली, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन 3, 1 2 3, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4।
अब m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u1 v2 माइनस u2। अच्छा अब यहाँ पर देखें हाफ m1 जो है ना 1/2 m1, ये यहाँ पर इसको अगर a सपोज करें और इसको b, तो ये वाला एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 को 2 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन 3 विथ 3 को 4 के साथ, इस काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज और, ये हाफ जो है 1/2 ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, उस साइड डिवाइड करेगा, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो, अब सपोज करो अब इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करना है, तो ये m1 इस m1 को कैंसिल करेगा, ये वाला m1 जो है ये इस m1 को कैंसिल करेगा। अच्छा अब ये देखो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर है, यहाँ पर u1 माइनस v1 है, तो आपने इस तरह से नहीं करना कि u1 इसको एक मर्तबा यानी कि इसका पावर 2 है, ये एक मर्तबा इसका टेबल जाएगा, नहीं। यहाँ पर ये जो है ना दो टर्म्स लिखे हुए हैं इस तरह से, m1 ये वाला रखा मैंने m1, ये इस तरह से लिखना है u1 माइनस v1 u1 प्लस v2 v2। अब इसको डिवाइड करना है किसके साथ, u1 माइनस v1 के, u1 माइनस v1। अब इस u1 माइनस v1 में से क्या कैंसिल होगा, u1 माइनस v1 में से ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, m1 में खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा u1 प्लस v1, एक पार्ट ये बचा। अब ये किसके इक्वल है, इस दूसरे वाले पार्ट को डिवाइड करो किसके साथ, m2 के साथ, ये m2 को खत्म कर देगा, यहाँ पर भी इस तरह से लिखो v2 प्लस u2, v2 प्लस u2, दूसरी ब्रैकेट v2 माइनस u2। अब इसको डिवाइड करेगा v2 माइनस u2, तो ये माइनस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन मिलेगी u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2। एडिशन इनिशियल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू सेकंड वेलोसिटी यानी कि दूसरी बॉडी की वेलोसिटी प्लस उसकी जो शुरू में वेलोसिटी है, यानी कि अगर दो बॉडीज हैं, इसकी वेलोसिटी और ये बाद वाली वेलोसिटी, इनका सम करोगे और इन दोनों का सम करोगे तो ये आपस में आएगा इक्वल। दैट इज द केस फॉर अपना इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें से आप एक और इक्वेशन निकालते हो कि वेलोसिटी कितनी बनेगी, ये तो एक जनरल इक्वेशन आई। अच्छा अगर आपसे पूछे कि कोलिजन इलास्टिक है, इस पर एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ आपको, ये समझ आया सबको, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ये करवाना नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तो सोचा कि करवा लेता हूँ ताकि आपको काम आए। इंट्री वाले बच्चे हो, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। समझ लाइट आए नहीं थे? अच्छा एक सेकंड वेट करें, मैं ये अपना सोलर वाला बल्ब ऑन करूँ। ठीक है, बनता कौन सी थी वही, ठीक। अच्छा ये समझ आया सबको, समझ आया, क्लियर हुआ, ये मुझे थोड़ा बता दें, रिएक्शन दे दें तो फिर मैं आगे चलूं। इस पर एक प्रॉब्लम बताऊं आपको, जल्दी बताएं, मैसेज कर दें, ओके।
अच्छा सपोज करें एक बॉडी है, दो बॉडीज हैं, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास सपोज करें, चलो इसको 0 मान लो। अब इसने इसको हिट किया, मासेस गिवन नहीं है, ठीक है। कोलिजन अगर परफेक्टली इनलास्टिक है, सॉरी अपना परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? अगर ये वाला मूव करता है मीटर पर सेकंड, तो ये इसी तरह से निकालना है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। अब निकालना क्या है? v1 निकालनी है, सॉरी अपना इसकी वेलोसिटी बाद वाली पीछे जाया करेगी। अब u1 कितनी है? 2 प्लस v1 शुरू वाली वो फाइंड करनी है, बराबर होगा किसके? u2। u2 कितनी है? 0। ये u2 0 प्लस v2 बाद वाली कितनी है? 2। अब देखो v1, ये इसमें 0 ऐड होगा 2 में, तो क्या आएगा? सेम 2 ही आएगा, तो ये 2, और ये वाला हमारा प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, तो ये v1 हो जाएगी हमारी। यानी कि ये वाला बॉल पहले 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा था, इसने जब इसको टक्कर मारी तो अब ये क्या होगा? ये इसकी जगह आ जाएगा और ये आगे आगे चलता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर मासेस गिवन होंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला है। मासेस अगर मासेस गिवन होंगे तो एक दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज v1 इज इक्वल्स टू, नीचे रखो m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। अच्छा अगर यहाँ पर v1 है ना, तो यहाँ पर माइनस करो m1 माइनस m2। ये इस फॉर्मूला को समझो, v1 नीचे रखो m1 प्लस m2, यहाँ पर वेलोसिटी इसकी u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर किसी के पास बुक हो तो ये वाला फॉर्मूला कंफर्म करो कि ये वाला फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी बड़ा है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है अगर निकालनी हो आपको, जब मासेस गिवन हो, व्हेन मासेस आर गिवन। बुक जिसके पास हो वो कंफर्म करके बताए मुझे अभी, मेरे ख्याल से तो यही है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन प्लस m2। किसी के पास बुक है अभी? वरना मैं पीडीएफ ऑन करूं जल्दी में, बता दें। अच्छा ये किसके लिए वेलोसिटी? पक्की बात है? पक्की बात है? अच्छा पक्की बात है? अच्छा इसमें से अब दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो v2 का, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने करना है इसको चेंज, फॉर v2 वेलोसिटी सेकंड बॉडी के निकालने के लिए, फॉर v2 पहले इसके लिए एक लाइन लिखो। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा? यूज्ड फॉर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फॉर फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी बोलो या m1 बोलो, एक ही बात है। अब जब दूसरी बॉडी के लिए वेलोसिटी आपने निकालनी है ना, तो एक लाइन याद कर ले बस, फॉर v2, जब v2 निकालनी है चेंज, फॉर v2 वेलोसिटी सेकंड के लिए चेंज m1 विथ m2 एंड u1 विथ u2, फॉर्मूला आ जाएगा। अब दूसरे के लिए यहां पर लिखता हूं मैं v2, v2, अब v2 लिखना है, m1 को चेंज करो। अब m1 को चेंज करना है किसके साथ? m2 के साथ, तो यहाँ पर लिखोगे m2 माइनस m1
नीचे तो सेम ही रहेगा, m1 प्लस m2 लिखो या m2 प्लस m1 लिखो, बात तय की है। m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2 ही रहेगा, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो u1 था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा u2, ये आया हमारा u2। अब बीच में प्लस, नीचे तो मैंने बताया पहले ही कि m1 प्लस अपना m2 ही लिखना है आपको, m1 प्लस m2। अब ऊपर देखिए 2m2 u2 लिखा हुआ है, तो m2 को चेंज करना है m1 के साथ और u1 को चेंज करना है u2 के साथ। तो यहाँ पर 2m2 u2 के बदले में क्या आ जाएगा 2m1 u1। एक फॉर्मूला याद करो, दूसरे के लिए दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करो, ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये? फॉर्मूला तो सही है ना? ऐसा ना हो कि m2 ये ट्रिक बताते बताते कुछ और लिख दिया हो मैंने। क्लियर हुआ? कौन कौन क्लास के अंदर राव क्लियर हुआ आपको? ओके। अच्छा, अब इसके एक दो केसेस है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके 3 केसेस आप पढ़ते हो, स्पेशल केसेस, उसको नाम देते हो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, इसमें एक केस होता है जब m1 बराबर होता है m2 के। अगर m1 बराबर है m2 के साथ, ठीक है, और एक बॉडी रेस्ट पर u2, u2 क्या है 0, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया, v1 प्लस u1 प्लस इज इक्वल टू u2 प्लस v2 के, उस फॉर्मूला की मदद से जो मैंने आपको करवाया ना, वहां पर मास गिवन नहीं थे। लेकिन अगर इसे करें तो इस तरह से होगा, अभी v1 अपना ये जा रहा है u1 वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी, दूसरा जो मास है यानी m2 और m1 ये आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि एक जैसे, ठीक है। m1 m2 के साथ अभी जाकर क्या करेगा स्ट्राइक, ये एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है इसकी तरफ, और ये दूसरी बॉडी है ये रेस्ट में है। तो इस फॉर्मूला की मदद से देखो क्या होगी और v क्या होगी। अब मास सेम है, एक चीज सपोज करो मास सेम है, अगर मास सेम है ना तो v1 देखो, m1 में से m में से m जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, जब 0 होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ये चीज देखो दोबारा से, एक चीज देखो समझो, v1 आपने निकालनी है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, स्ट्राइक करने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, v1 की कितनी होगी और v2 की कितनी होगी। हाँ, लेकिन ये फार्मूला की मदद से आपने पहले नहीं देखे होंगे कि फार्मूला की मदद से किस तरह से होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला में किस तरह से होगा। m में से m माइनस करोगे आएगा 0, 0 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई तो पूरा टर्म 0। अब देखो 2m2 u2, अभी क्या बचा सिर्फ 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m प्लस m मास तो दोनों का सेम है, यहाँ पर m2 के बदले में क्या रखेंगे m, ठीक है, m2 के बदले में क्या रखेंगे, m2 के बदले में रखेंगे m, नीचे m1 प्लस m2, तो ये आएगा 2m। अब देखो यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी 0 है u2, u2 क्या है 0, तो ये वाला दूसरा टर्म भी क्या हो गया 0, यानी कि ये बॉडी जब इसके साथ टकराएगी अगर मास सेम है तो v1 हो जाएगी 0, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। ये मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला की मदद से देखा। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब इसकी वेलोसिटी जो इसकी थी ना वो आ जाएगी, अब किस तरह से आएगी, फॉर्मूला वो दूसरा मैंने मिटा दिया। अच्छा लिखते हैं यहाँ पर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपना u2 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 एक्सचेंज वेलोसिटी एक्सचेंज प्लस 2 m1। अच्छा अब एक चीज देखो, मासेस सेम है, m में से m माइनस करोगे तो ये वाला टर्म तो पहले ही हो गया 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखो 2m1, m की जगह m1 की जगह पर m रखोगे क्योंकि दोनों का मास सेम है तो m ही रखोगे। u1 कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है u1, नीचे आपने रखना है m1 प्लस m2, तो m प्लस m रखोगे, m प्लस m कितना होगा 2m, 2m में खत्म हो गया तो v2 आपके बराबर मिली किसके u1 के।
u1 किसकी वेलोसिटी थी, शुरू वाले बॉडी की जो पहले मूव कर रहा था। अब जब ये जीरो के अंदर आ गया यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये वाला इसी इसकी वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा। v2 बराबर हो गई u1 के, v2 बराबर हो गई किसके, u1 के। समझ आ रहा है? अच्छा अभी क्लियर है, साउंड वगैरह क्लियर है ना, वीडियो वगैरह साउंड थोड़ा बता दे। इशू है क्या? ओके या ओके, फातिमा के पास क्लियर है। राव शायद ये थोड़ा इंटरनेट का मसला होगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, यहाँ से भी हो सकता है, हो जाएगा सेटिंग। ओके अच्छा, इसका दूसरा केस क्या होता है, इसका दूसरा केस होता है जब m1 फार ग्रेटर देन m2, ठीक है, जब m1 फार ग्रेटर देन m2 यानी कि m1 हेवी बॉडी, तो इसको आपने सपोज कर लेना है इस तरह से होता है। m2 क्या है, लाइटर बॉडी, लाइटर बॉडी, लाइटर बॉडी, इसको आप साइकिल की तरह सपोज, साइकिल। अच्छा पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि होगा क्या। अगर ये लाइट अपना हेवियर बॉडी है, इसको मैंने बनाया m1 और इसके सामने है ये लाइटर बॉडी m2, जब ये इसको हिट करेगी, जब ये इसको हिट करेगी, सपोज करो ये आ रही है u2 के साथ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी u2, u1 क्या है जीरो, u1 है जीरो यानी कि ये रेस्ट के अंदर है, ठीक है, यानी कि ये रेस्ट के अंदर है, ये इसके साथ आकर हिट करेगा, तो जब ये हिट करेगा तो ये हिलेगा तक नहीं, यानी कि v1 होगी जीरो और ये वापसी चला जाएगा अपनी इसी वेलोसिटी के साथ। तो अगर वेलोसिटी का हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, याद कर लो वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स के लिए हमेशा एक डायरेक्शन, एक आप पॉजिटिव लेते हो, दूसरा उसके अपोजिट नेगेटिव लेना पड़ता है, नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो अगर वो वापसी चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 इसकी कितनी होगी, माइनस u2 की। अभी ये हमें प्रूफ करना है, ये किस तरह से होगा, ये फॉर्मूला की मदद से देखें। पहले v1 देखो, v1 कितनी होगी, v1 आएगी जीरो, जिस तरह से पहले बॉडी की आई थी ना उसी तरह से आएगी। अब m इसका मास इसके कंपेयर इतना बड़ा है कि m2 तकरीबन जीरो है, m2 क्या है, m2 अप्रोक्सीमेटली जीरो, ये याद कर लो। ठीक है, चाहे सेकंड चल रहे हैं, m1 far greater than m2, m2 lighter body, m2 तकरीबन जीरो। अच्छा इस फॉर्मूला में से देखें, ये तीनों केसेस इस फॉर्मूला से प्रूव होते हैं, ठीक है, स्पेशल केसेस होते हैं इसमें से। अच्छा एक एक तीसरा केस, दूसरा हमने किया, इसका तीसरा केस, पहले इसका तीसरा केस देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। m1 सेम इक्वेशन फार ग्रेटर देन m2, ये होगी फार ग्रेटर देन m2, m1 आप सपोज करना है आपने हेवी बॉडी, ये लाइटर बॉडी, अभी जब इसने इसके साथ हिट किया तो ये वापसी गया है इसी वेलोसिटी के साथ जितनी इसकी वेलोसिटी थी, माइनस जस्ट शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस जस्ट शोज ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस जस्ट शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा m1 फार ग्रेटर देन m2, अभी क्या होगा, ये वाली बॉडी जो है u2 ये होगी रेस्ट के अंदर, u2 जीरो है यानी कि ये रेस्ट के अंदर। अभी ये वाली बॉडी जो है ना u1 ये हिट करेगी इसके साथ, तो ये जब इसके साथ हिट करेगी तो v1 जो है इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इसकी v1 ही u1 के बराबर रहेगी, सेम रहेगी स्पीड, ये अपनी डबल स्पीड के साथ आगे चला जाएगा, यानी कि v2 विल बी 2u1, इसकी डबल स्पीड के साथ आगे चला जाएगा। ये आपके बुक के अंदर इक्वेशंस लिखी हुई है, आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा इस इक्वेशंस में से, वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे स्पेशल केसेस में से कि अगर हेवी बॉडी हिट करेगी किसी लाइटर बॉडी के साथ, ट्रक या साइकिल का एग्जांपल दे दें,
तो कंडीशन आपको पता हो कि v1 किस तरह से बनेगी, u1 किस तरह से बनेगी, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये वाली इक्वेशन तो पक्की पक्की याद कर लो। इसमें से प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको बोलेगा कि मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। इसमें से बस ये ख्याल करना कि अगर u1 इस डायरेक्शन में है ना और u2 इस डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन अपना वेलोसिटी का पॉजिटिव लो। सपोज करो राइट साइड वाला आपने पॉजिटिव लिया है ना, राइट साइड वाला पॉजिटिव लिया है, तो ये u2 जब आप इसका वैल्यू रखोगे ना तो वो नेगेटिव के अंदर रखोगे, ये ख्याल करना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स गलत होंगी। समझे? कार का डिसीजन आती था ये भी क्या चाबी दिवाए घणी देर में चलना मुख्य टाइम लगा 56 रुपए वाला तार में कंडीशन टाइम कितना टाइम लगा बस मुख्य अधिक लाख लगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा लास्ट वाली गल केड़ी समझ में आई? अच्छा बुझो लास्ट वाली गल में ये है, सपोज करो कि एक साइकिल, ठीक है साइकिल है, ठीक है साइकिल देख लो मानो हाने कोया उनके एक ट्रक हिट दो करे, ट्रक जे स्पीड से बाकी बाकी केड़ी, अच्छा ये लास्ट वाली हाने बुझो ना, एक्सिस पढ़या हुंदा था, कोऑर्डिनेट एक्सिस नजर रखी दो ना हाने लिखो उनमें असां छा कंदा आहियूं, हिकिड़ो डायरेक्शन हिते असांजी ओरिजिन हूंदी आहे, ये ओरिजिन आहे, इन जी हिकिड़ी साइड हूंदो आहे पॉजिटिव ऐं हेॾे हूंदो आहे पॉजिटिव, हाणे हिन जे ऑपोजिट वेंदो त हे हूंदो आहे नेगेटिव, ही हूंदो आहे नेगेटिव। हाणे ॾिसो हिते वेलोसिटी पहिरियां हिन ॾे अचे पई, मास जेको बॉडी जो आहे उहो हिन m1 सां टकरायो, m1 सां टकरायो न त हिन जी वेलोसिटी छा हुई, पहिरियां u2 हुई, हाणे टकराइजी करे वापस वियो आहे त हिते नेगेटिव अची वई आहे उर्दू। अच्छा सुने, वेलोसिटी के लिए अगर आप वेलोसिटी का एक डायरेक्शन आपको सपोज करना है पॉजिटिव, आपकी मर्जी है लेफ्ट सपोज करो पॉजिटिव या राइट, लेकिन बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी u1 जो होती है उसी का डायरेक्शन सपोज किया करो पॉजिटिव, आपको आसानी होगी। अगर u1 राइट साइड की तरफ है ना तो राइट को पॉजिटिव सपोज कर लो, अगर मास m1 जो है वो जा रही है u1 के साथ राइट साइड की तरफ और m2 आ रहा है u1 की तरफ लेफ्ट साइड में, तो u2 जब रखोगे ना तो उसमें माइनस दोगे आप, ये वाली चीज मैंने समझाई, क्योंकि माइनस डायरेक्शन के लिए शो होता है और वेक्टर्स के लिए आप इन चीजों का ख्याल रखते हो, अगर अदरवाइज जवाब गलत आ जाए। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? क्लियर हुआ सबको? ओके ओके। एक और चीज मेरे जहन में आई थी, पता नहीं अभी जहन से निकल गई। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि अगर आपने एरिया निकालना है, अगर यहाँ पर एफ इंटू टी लिखा हुआ है, फोर्स इंटू टाइम, अगर आपसे बोले ये मैंने लिखा 2 ये 0 ये 2 4 6 8 और ये मैंने लिखा 0 मैंने लिखा अपना 2 4 6 8, अगर यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल नहीं स्क्वायर, 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब मैं आपसे पूछूं फाइंड डेल्टा पी फॉर फॉर या फ्रॉम 2 to 8 सेकेंड, मोमेंटम बताओ। तो अच्छा मोमेंटम किस तरह से निकलेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आएगा एफ इंटू टी, और मल्टीप्लाई आपसे आपको मिलती है किसमें से, एरिया में से, ये मैंने चीज आपको पहले समझाई थी, अब जिसने काइनेमेटिक्स नहीं सुनी उसको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर के एरिया के लिए क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या रखोगे 2 और 8, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 और 8 का डिफरेंस आएगा 6, तो यहाँ पर टाइम की जगह रखोगे 6, और टाइम अपना फोर्स का डिफरेंस कितना है, 0 से लेकर 6, इसको 8 को थोड़ा नीचे कर देते, 0 से लेकर ये आया 8 तक, तो 8 और 0 का डिफरेंस कितना है 8, तो 8 इंटू 6 ये कितना होगा 46 48 सॉरी 48 न्यूटन इंटू सेकंड, तो ये आप मोमेंटम निकाल सकते हो। यहाँ पर आप आपसे पूछ लेता है इम्पल्स,
ये पूरा आपको डिस्क्राइब करके देगा कि फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम 2 सेकंड्स टू 8 सेकंड एंड अपना फोर्स इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 8 न्यूटन, फाइंड मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये इस तरह से आपसे पूछ सकता है इसी ग्राफ में से। तो इसका अगर ग्राफ और मोमेंटम या इंपल्स पूछे तो सिंपल एरिया निकाल दो। एरिया स्क्वायर का होता है बेस इनटू हाइट और अपना ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर ट्रायंगल ना मिला हुआ हो, इस तरह से कोई एरिया मिला हुआ हो, सपोज करो इस तरह से, तो उसको आपने तोड़कर फिर बनाना है। अब देखो अगर इस तरह से एरिया मिला हुआ हो ना तो इसको स्प्लिट करो, तो ये बन गया एक ट्रायंगल। इसका एरिया निकालोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, उसमें ऐड करोगे कौन सा, ये वाला पार्ट बेस इनटू हाइट। अगर पूरे का पूछ रहा है तो अगर इस वाले पार्ट का पूछ रहा है, अगर 0 से लेकर 1 तक पूछे और ये 2 तक, अगर 0 से 1 तक पूछे तो सिर्फ इसका एरिया निकालोगे। अगर पूरे का पूछे तो सिर्फ इसका, अगर 1 से लेकर 2 का पूछे तो सिर्फ इस स्क्वायर का। आई होप इट इज क्लियर। ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ये चीजें आपको मैंने बताई है ऑलरेडी। समझ आया ये सबको, या ऊपर से चली गई चीजें? समझ आया? अच्छा समझ नहीं आया तो बताओ, दोबारा से बता दूं, कोई मसला नहीं, थोड़ा जल्दी बताओ। समझ आया फातिमा आपको? राव आपको क्लियर हुआ? ओके। अच्छा ये आपके मोमेंटम वाले केसेस हो गए, लेकिन कभी कभी एक सवाल आता है इस तरह से, ये आपके पास एक सैंड है, सैंड का बॉक्स, इसका मास है m, एक गोली आ रही है यहाँ से, बुलेट, इसका मास है स्मॉल m, ये जाकर और ये रेस्ट के अंदर है, ये वाली चीज रेस्ट के अंदर है, इसने जाकर हिट किया इसके अंदर, अब ये गोली इसके अंदर फंस गई, ठीक है, और ये वाला जो था ये थोड़ा ऊपर चला गया। तो अगर आपसे वेलोसिटी पूछे इसकी, तो किस तरह से निकालोगे? सपोज करो कि गोली की वेलोसिटी स्मॉल v के साथ जाहिर करते हैं और इसकी कैपिटल V के साथ, तो आपने कैपिटल V निकालनी है। मोमेंटम वाला कौन सा केस था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैंने पहले भी आपको करवाया था, अब दोबारा से सुन लो। m1 मास गोली का कितना है, स्मॉल m, u1, u1 पहले ये वेलोसिटी u1 के साथ जा रही है, बाद में इसकी u2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अच्छा, और इसकी v1 शुरू वाली वेलोसिटी कितनी है, 0, v2 वाली वेलोसिटी आपने बतानी, v2 बतानी है, ठीक है। m u1, u1 कितनी है, गोली किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ जा रही है, मास कितना है m2, इसका बड़ा मास m, और u2, u कितना है 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, इसको इक्वल दोगे m1 v1, अभी मास कितना है m1, बाद वाला मास है क्योंकि वेलोसिटी बाद वाली है ना, तो बाद वाली वेलोसिटी और मास, तो मास निकालोगे तो उसमें ये गोली वाला मास भी होगा, तो ये होगा m कैपिटल प्लस स्मॉल m इनटू v1। अच्छा v1 कितना है, अगेन 0, v1 0 है, तो फिर ये एक सेकंड, हाँ v1 0 है, तो ये वाला फिर से ये खत्म हो जाएगा। अभी m2 v2 बचा, m2 m2 कितना है, इसका मास कैपिटल, एक सेकंड यहाँ पर गलती तो नहीं हो रही, इसका मास क्लियर रखें कि m1 कौन सा है और m2 कौन सा है। m1 बराबर है m के इक्वल और m2 बराबर है इसके इक्वल। हाँ ठीक है, अभी अभी गलती नहीं होगी, यहाँ पर पहले मिस्टेक हो गई, यहाँ पर गोली का मास आएगा स्मॉल और उसके साथ वेलोसिटी होगी v1, v1 किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि ये शुरू के अंदर रेस्ट के अंदर था, ये वाला सैंड वाला बॉक्स, तो ये हो जाएगा 0 टर्म, और ये m2 कितना है, m के इक्वल है, लेकिन अभी इसके गोली इसके अंदर है, तो ये क्या होगा m प्लस m, और ये रही आपकी v2, ठीक है। आपने निकालना क्या है, आपने v2 निकालनी है, तो v2 विल बी इक्वल टू m u1 अपॉन m प्लस,
तो इस तरह से निकाल सकते हो आप, इस तरह से ये निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं, उसमें डेटा गिवन होता है, आपको सिर्फ देखना पड़ता है। हाँ हाँ, पूछो पूछो, मैसेज करके, बस ऐसे नाम मतलब ना लिखा करो, पूरा सवाल लिख दिया करो ताकि तुम्हें देखो तो सवाल समझ आ जाए मुझे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का अगर पूछे, आप क्वेश्चन हुए होने जे करे तो मैं बुधायो सॼो मां एक्सप्लेन कयो त अगर वेलोसिटी ये दोबारा सां लेक्चर में ॾिसो, अगर जेकॾहिं को समझ में नथो अचे तो मां बुधाए छॾींदुमि, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था दूसरा, उसमें क्या बोल रहा था, उसमें था कि एक बुलेट है, वो जा रही है, वो अगेन इसके अंदर फंस गई और ये चली गई थोड़ी ऊपर। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, बाद वाली पूछी है ना काइनेटिक एनर्जी, इसकी पूछिए हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हाफ, इस एम की जगह पर रखोगे एम प्लस एम और ये रखोगे बी स्क्वायर, ये है फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पर, एक और चीज यहाँ पर होती है, वो ये होती है कि ये शुरू के अंदर क्या था, रेस्ट के अंदर, अब ये जब यहाँ पर जाएगा, इसने कुछ हाइट कवर की है, ये हाइट एच, तो अगर हाइट के टर्म वेलोसिटी का स्क्वायर लिखो तो कौन सा फॉर्मूला है, 2g h इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, तो यहाँ पर ये रखोगे 0, तो v स्क्वायर किसके इक्वल है, 2gh के, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, 1/2 m प्लस m इंटू 2gh। क्लियर हुआ। ये 2-3 फार्मूलाज वगैरह होते हैं, ये प्रैक्टिस के अंदर मैं वैसे भी चीजें करवाऊंगा तो उसमें ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फार्मूलाज है ना, तो आपको लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज है, तो फिलहाल इनको बस थोड़ा देख लो ताकि आपको आइडिया रहे। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको करवाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। फार्मूलाज तो बहुत है, वो आपने याद भी कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्स का एक और फार्मूला भी बन सकता है, मैंने फोर्स के आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे ना, फोर्स का मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, वो कौन सा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, मैंने एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला। मोमेंटम निकालो अगर यहाँ से, तो ये होगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, 2m इधर जाएगा, दोनों के साथ अंडर रूट आएगा, p की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पर p की जगह ये वैल्यू आप रख सकते हो, अंडर रूट k इंटू m 2k अपॉन t, तो इसमें से भी फोर्स निकाल सकते हो। अगर पूछे कि मास है 5 kg, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल, काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल, और बॉडी ने मूव किया है 2 सेकंड के लिए, तो बताओ कि उसको रोकने के लिए फोर्स कितना लगेगा। तो रखो सिंपल, इसका आंसर आएगा 2.5, इस तरह से 2.5 नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा, ठीक है, तुमने ये 2 नहीं देखा। अब देखो 2 रखा आपने और ये रखा आपने, काइनेटिक का अपना फॉर्मूला कौन सा है, ये अपना वैल्यू 5 इंटू मास कितना है 5, और नीचे इसकी क्या है, टाइम है, टाइम के साथ अंडर रूट नहीं है, ये देख लेना आपका, नीचे क्या है 2, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 10 इंटू 5 कितना होगा 50, तो ये आएगा अंडर रूट 50, इसके नीचे 2, तो अंडर रूट 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं, 25 इंटू 2, और दोनों के साथ अंडर रूट नीचे 2, 25 अंडर रूट में से बाहर बाहर आएगा तो ये बनेगा 5, इसके साथ अंडर रूट 2 अपॉन ये 2, तो ये यहाँ तक आंसर। वैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, 1.41, तो 1.73, ये अंडर रूट 3 की, और अंडर रूट 5 की 2.2,
1.41, 1.73, 2.23 शायद। ठीक है, तो ये वैल्यूज सॉरी अपना कॉल आ गई बीच में। वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, मास गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी और इसके टर्म्स में खुद से निकाल सकते हो चीजें। अच्छा, फोर्स का दूसरा एक फॉर्मूला भी है पावर के टर्म्स में। फॉर्मूला जितने हैं ना, रिलेशंस खुद से बनाओ, फॉर्मूला याद मत करो। अगर फिजिक्स की बेसिक्स समझनी है ना, अभी मुझे पता नहीं 2-2.5 साल होने वाले हैं। अभी इसमें से कुछ टॉपिक्स मैंने आपको इस तरह से भी पढ़ाए हैं जो मैंने बिल्कुल एक मरतबा टच भी नहीं की। जैसे कि आज जो अगर मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो वो मैंने देखा तक नहीं है प्रोजेक्टाइल, लेकिन वो टॉपिक्स पता है मुझे, ये पता है कि किस तरह से निकालना है। और ये वाले मोमेंटम के जो केसेस हैं, ये इसमें मैंने थोड़ी डेरिवेशन देखी थी बाकी। अच्छा, जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाई थी ना, और काइनेमेटिक्स वाला पूरा पोर्शन पढ़ाया था, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह आपने पढ़े थे, वो मैंने देखे तक नहीं है। तो फिजिक्स आप इस तरह से पढ़ो, आपको वर्किंग पता हो जाए, यानी कि समझ आ जाएगी ये चीजें हो किस तरह से रही है, सवाल किस तरह से आ जाएंगे, तो बाकी चीजें खुद क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फोर्स का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा, पावर को हम लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर लिखते हैं हम फोर्स इनटू वेलोसिटी। अभी यहां से अगर फोर्स निकालोगे, फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा, पावर अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, पावर क्या होता है? पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इनटू वेलोसिटी। तो ये इसको ओपन करके लिखो, वर्क का फॉर्मूला कौन कौन सा होता है? एफ इंटू डी अपॉन टी इंटू बी। तो किसी भी तरह से पूछ सकता है, वैसे इसमें से आएगा तो नहीं, इसमें से डायरेक्ट रिलेशन ये वाला आ सकता है, पावर अपॉन वेलोसिटी, लेकिन चीजें बाकी आपको पता हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, प्रोजेक्टाइल का जो पार्ट आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन आप बोलते हो टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से होती है कि when a body is thrown at certain angle with the ground, जब हम किसी बॉडी को थ्रो करें किसी सर्टेन एंगल के साथ, ग्राउंड के साथ बनाकर। अच्छा, प्रोजेक्टाइल दो तरह की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरी होती है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। दूसरी होती है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल किस तरह से? सपोज करो ये हाइट h है, यहाँ पर किसी बंदे ने इस बॉल को इस डायरेक्शन के अंदर फेंका हॉरिजॉन्टली, इस तरह से सामने सीधा, सामने सामने सीधा फेंका। तो अब इस पर ग्रेविटी थोड़े से टाइम के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके थोड़े से टाइम के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके थोड़े से टाइम के बाद यहाँ पर, उसके बाद ये आ जाएगा जमीन पे। तो अगर ऐसी ट्रैजेक्टरी बन रही हो जिसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि यू की डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस वाली प्रोजेक्टाइल का नाम होता है अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किस तरह से होती है? ऑब्लिक होती है थीटा विद ग्राउंड, या विद सरफेस लिख दो, ग्राउंड क्या किसी केस में ग्राउंड नहीं भी होता। ठीक है, थीटा विद सरफेस। सपोज करो यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर एक बॉल पड़ा हुआ है, इसको आपने हिट किया किसी एंगल के साथ, यानी कि इसको इस तरह से hit किया। तो आपने इसको एक वेलोसिटी दी है, सपोज करो इस वेलोसिटी को मैं नाम देता हूँ v, या u में इसको नाम देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये ऊपर जाएगा, इसने एंगल बनाया ग्राउंड के साथ, ये वाला थीटा। अब ये ऊपर जाएगा, थोड़ी टाइम के बाद यहाँ तक होगा, उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये बॉल नीचे आएगा, ये इस तरह से।
अब ये वाली जो ट्रेजेक्ट्री, इसका पाथ इसने कवर किया है, जो इस प्रोजेक्टाइल ने पाथ कवर किया है, तो पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल उसको हम बोलते हैं पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज ट्रेजेक्ट्री। ऐसी ट्रेजेक्ट्री अगर बनी हुई हो तो उसको आप बोलोगे कि दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इस तरह की अगर ट्रेजेक्ट्री हो तो आप नाम दोगे इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, इसमें ग्राउंड के साथ एक एंगल बनता है। अच्छा, जब दो वेक्टर्स होते हैं, और अच्छा सपोज करो यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये दोनों 90 पर है, तो इनका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के दरमियान होगा। और जिस साइड के साथ आप एंगल लोगे, सपोज करो अगर ये वेक्टर ए है, तो जिस साइड के साथ अगर एंगल लोगे, एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये बनेगा ए cos थीटा। जिसके साथ एंगल होगा वो cos बनता है, ये आप चीज याद कर लो। जिसके साथ एंगल नहीं है वो बनेगा साइन, ए साइन थीटा। तो अगर मैं नाम दूं इस तरह से, ये वाली वेलोसिटी इस तरह से थी जो इसको हमने दी, इस वाली वेलोसिटी जो इसको हमने दी, ग्राउंड के साथ एंगल था थीटा, तो ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, इसको किस तरह से लिखेंगे, u cos थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, u sin थीटा। तो कभी कभी ये कंफ्यूज करता है, बोलता है कि ग्राउंड के साथ एंगल दी हुई है तो उसको cos थीटा। अगर बोलेगा कि ग्राउंड के साथ एंगल नहीं है, एंगल विद द वर्टिकल, इफ अ बॉल इज थ्रोन एंड एंगल विद द वर्टिकल इज दिस, जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल देगा ना तो उसके साथ cos लगाओगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ये हमारी u, ये एंगल इसके साथ, तो ये बन गया u cos थीटा, और ये बनेगा u sin थीटा। भले हॉरिजॉन्टल में फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेक्टर्स की कुछ नॉलेज है जो आपको पता नहीं होती, इसी वजह से मैं दोबारा से बता रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं आगे से ये चीजें करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। क्लियर हुआ सबको ये जो मैंने बताई? क्लियर हुआ सबको? ओके। अगर एंगल ग्राउंड के साथ ना दे, बोले एंगल वर्टिकल के साथ है, तो उसमें cos थीटा लगाना है, भले कि जिसके साथ एंगल गिवन है उसके साथ cos लगाना है, बस ये याद कर लो। अच्छा, जो पाथ कवर करता है, दो तीन नाम है वो याद कर लो। जो बॉडी हवा के अंदर मूव करती है, जो बॉडी हवा के अंदर मूव करती है दैट इज प्रोजेक्टाइल। जो बॉडी मूव करेगी, टू डायमेंशनल मोशन करेगी, दैट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अच्छा, जो पाथ कवर करेगी उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री, उसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। जितनी देर हवा में रहेगी उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चीजें आपने याद करनी है। अभी आपके सिलेबस के अंदर है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, कितना ऊपर तक जाएगा वो निकालो, रेंज निकालो, बस तीन सवाल ये हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो बताऊंगा कि ये किस तरह से होंगी चीजें, अदरवाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, इन चीजों में से रिलेशंस खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो। अच्छा, एक चीज और याद कर लो, ग्रेविटी जो होती है वो एक्ट करती है किसके अंदर, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो उसकी वेलोसिटी 10 कम होती जाएगी हर सेकंड में। इस तरह से अगर मैं बोलूं, इसको मैंने फेंका है 100 मीटर पर सेकंड के साथ, 100 मीटर पर सेकंड के साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई नया नाम नहीं है या कोई नई चीज नहीं है, ये एक्चुअली सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन यानी कि मिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ vx एंड vy, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी को जोड़ दिया है, जिसको हमने नाम दिया है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारी वर्टिकल मोशन, ये है हमारी, सॉरी अपना ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो इसमें से ये वेलोसिटी निकलती है, ओरिजिनल वेलोसिटी v नॉट। अच्छा देखो,
वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी होती है u प्लस gt, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो vi प्लस gt। अब जब बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, g की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या रखोगे u माइनस gt। तो अब देखो अगर मैं बोलूं कि पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर देखो इनिशियल कितनी दी है हमने इसको 100 माइनस ग्रेविटी कितनी है 10, पहले सेकंड की वैल्यू 90। मैंने आपको जनरली शॉर्टकट बता दिया, हर सेकंड में 10 वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अच्छा, ऊपर से अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के लिए ये चीजें समझा रहा हूँ। अच्छा, दूसरे सेकंड के लिए देखो 100 माइनस ग्रेविटी 10 इनटू टाइम कितना 2, ये आया 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80, ये दूसरे सेकंड में बनी 80। हर सेकंड में देखो 10 कम हो रही है, हर सेकंड में 10 कम हो रही है। तो ये किसके लिए है फॉर वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी एक्ट करेगी। अच्छा, और एक चीज होती है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फोर्स नहीं होता। तो इसी वजह से प्रोजेक्टाइल में जो थ्रू आउट मोशन जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जिसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी qs, the velocity which is constant throughout the motion of projectile is known as horizontal velocity। किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, देखो। अच्छा, इसको ड्रॉ नहीं करते, इस तरह से करते हैं, ये गया इस तरह से। अच्छा, हर पॉइंट पर ये यहाँ पर क्या है v नॉट, अगर इस तरह से निकालो तो ये बनेगा vx, ये बनेगा ऊपर vy, यहाँ पर देखो ये हमारा बना vy और ये बना vx, ये बना vy और ये vx। जितना vx हो, सपोज करो कि शुरू के अंदर जब मोशन स्टार्ट हुई है तो vx से 2 मीटर पर सेकंड, तो जब ये गिरेगा भी ना। अच्छा, एक सेकंड वेट करें, एक सेकंड। ठीक है, शुरू के अंदर जब 2 मीटर पर सेकंड है, तो बाद में जब ये वेलोसिटी गिरेगी ना, सपोज करो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर गिर रही है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो तब भी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन हर सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है वो कौन सी होती है vy, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, तो vy चेंज ईच सेकंड, चेंजेस ईच सेकंड, हर सेकंड ये चेंज होगा। अच्छा, ऊपर जाने वक्त क्या, ऊपर जब जाएगी ये बॉडी तो क्या होगी, और नीचे जब आएगी तो क्या होगी। ऊपर जाने के लिए और अपवर्ड मोशन vy डिक्रीज, ऊपर जाते वक्त ये डिक्रीज करेगी। फॉर डाउनवर्ड vy इंक्रीज, और डाउनवर्ड vy इंक्रीज। फॉर डाउनवर्ड vy क्या होगी इंक्रीज। जिन्होंने प्रोजेक्टाइल सही से नहीं पढ़ा वो जिस तरह से समझा रहा हूँ समझ लो, प्रोजेक्टाइल से कुछ भी मिस नहीं होगा, क्योंकि आप जो नॉर्मली पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, सवाल किस तरह से आएंगे। अब इसमें से 2-3 सवाल आ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड के बाद, वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, तो वर्टिकल वेलोसिटी इस फार्मूला से बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर आपसे सवाल पूछूं अभी कि एक प्रोजेक्टाइल है आपके पास, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है 100, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 100। अब समझना ध्यान से, वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी 100 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड।
हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 100। तो अगर मैं पूछूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, 5 सेकंड के बाद वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 होगी, जितनी पहले थी 3। ठीक है, अब देखो दोबारा से, अगर अगर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी 100, 5 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो हर सेकंड में 10-10 कम हो रही है, तो 5 सेकंड के बाद 50 कम हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 50। तो पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है प्रोजेक्टाइल के लिए या काइनेमेटिक्स के लिए। काइनेमेटिक्स इस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऊपर जाते वक्त डिस्टेंस आपको पूछ रहे, वेलोसिटी पूछ रहे, हर सेकंड में 10-10 घटाते जाओ। ठीक है, अगर मैं बोलूं 200 मीटर पर सेकंड से मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका है, 200 मीटर पर सेकंड से मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका है। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, अब देखो होगा क्या, 200 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो अब मैं पूछूं कि ये वापसी कब मेरे हाथ में आएगा, तो हर सेकंड में 10-10 वेलोसिटी कम होगी, 20 सेकंड के बाद इसके ऊपर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाने तक ये 20 सेकंड लेगा। तो ऊपर ही थोड़ी, जब हाथ में आएगा तो ये वापसी अपना 20 सेकंड लेगा, तो 20 + 20 कितने हुए, 40। तो ये 40 आपके, जब ये बॉल वापसी आपके हाथ में होगा तो इसको 40 सेकंड लगेगी। प्रोजेक्टाइल या इस काइनेमेटिक्स के लिए आपको अगर मैकेनिक्स समझ आ जाएगी, क्योंकि मैकेनिक्स की वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डायनामिक्स और अपना काइनेमेटिक्स ये है ही मैकेनिक्स। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गई ना चीजें आपको, तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, मैंने किया। ठीक है, तो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। एक ग्राफ सिंपल बनाएंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं। ये इस तरह से, अच्छा इसकी वेलोसिटी में अलग से जाहिर करता हूँ फ्रेम के साथ। ये है बी, हर पॉइंट पर टेंजेंट बना, ये बी, ये इस डायरेक्शन में होगा बी एक्स, ये होगा बी वाई, ये होगा बी एक्स, ये होगी बी वाई। अच्छा, जो हाईएस्ट पॉइंट होती है ना, हाईएस्ट पॉइंट, उस पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। हाईएस्ट पॉइंट जो होती है उस पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जिस तरह से आप बोलते हो कि मैक्सिमम हाइट पर और अपना इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी को दोगे, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये बनेगा प्रोजेक्टाइल की, ये वाले जो पॉइंट है यहाँ पर इसकी एक ही वेलोसिटी होती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल ux, यानी कि 8 हाईएस्ट h max लिख लेता हूं मैं, h max यानी कि मैक्सिमम हाइट y is equals to 0। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कहां पर 0 होती है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कहां पर 0 होती है, तो ये आपने चीज याद कर लेनी, वेलोसिटी कहीं पर 0 नहीं होती, क्योंकि ये वेलोसिटी भी कुछ होती है और कुछ ये वेलोसिटी होती है, तो ये थ्रू आउट मोशन रहती है। पॉइंट ये अपना ये घटती जाती है, लेकिन ये वेलोसिटी कम नहीं होती। तो थ्रू आउट मोशन इसकी वेलोसिटी रहती है, लेकिन dy की वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 होती है। ये आपने चीज याद कर लेनी। क्लियर हुआ ये कि थ्रू आउट मोशन इसकी वेलोसिटी रहती है, इसकी वेलोसिटी 0 कभी भी नहीं होती, जब गिरेगा तो उसके बाद हो जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, v by 0, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, v by 0। अच्छा, इसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो आप निकाल सकते हो। इसमें मैं एक मजे वाला मैं क्वेश्चन आपको करूंगा, ये जनरली बुक्स के अंदर आपने देखा होगा। इसमें किस तरह से x के डायरेक्शन में वेलोसिटी किस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पर एंगल किसके साथ है, ग्राउंड के साथ, तो vx क्या बनेगा, v cos थीटा, और ये क्या बनेगा, v sin थीटा। ये स्टैंडर्ड केस है, ये आपने याद कर लेना है। तो अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो आप निकाल सकते हो v cos थीटा। अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, v ये आपका है v sin थीटा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इसको आप नाम दोगे क्या, vx, और ये vy। अगर इसको मैं नाम दूं कि, अगर मैं इस तरह से पूछूं, अच्छा ये क्या है, ये यहाँ पर आपका एक वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर। ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये यहाँ पर क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो जब दो वेक्टर्स, वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर है दोनों, तो जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किस तरह से हम निकालते हैं, उसका रिजल्टेंट बनता है अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर।
इस तरह से। तो अब देखो अगर इस तरह से सवाल हो, ये बॉडी ऊपर जा रही है, प्रोजेक्टाइल है, ओरिजिनल वेलोसिटी आपसे पूछ ले कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, आपसे बोले कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर आपसे पूछे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको 3 मीटर पर सेकंड गिवन है और वर्टिकल वेलोसिटी आपको 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। किस तरह से निकालोगे, इसको जाहिर करो इस तरह से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का अंडर रूट स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 का रूट निकालो 5 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ये वाली चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई ये चीज, क्लियर हुआ। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, vx को आप लिख सकते हो vx स्क्वायर, vx किसके इक्वल है v cos थीटा के, तो इस तरह से लिख सकते हो v cos थीटा स्क्वायर प्लस v sin थीटा स्क्वायर। तो अगर एंगल्स गिवन हो तो इसकी मदद से भी निकाल सकते हो। अच्छा अगर मैं पूछूं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है, उसको हमने पढ़ा था उसमें कि ये जब बॉडी ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है, ऊपर जाते वक्त टाइम लगता है t1, वापसी आने वक्त भी वही टाइम लगता है t, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 2t, और यही होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर आपने वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया मोशन सेम ही है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम तो सेम लगेगा जो हमने पढ़ा था, क्या था t = u अपॉन g। अब देखो इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम इतना लग रहा है यानी कि h तक, तो ये मैक्सिमम हाइट का टाइम है, टाइम टू रीच मैक्स हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको इतना टाइम लग रहा है, और हाइट किस डायरेक्शन के अंदर है, वर्टिकल के अंदर। तो वर्टिकल के साथ आपने कौन सा एंगल यूज किया है, साइन। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का आपने रख लेना है इस तरह से u sin थीटा अपॉन, तो ये ऊपर वाला काइनेमेटिक्स के लिए, नीचे वाला किसके लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए। लेकिन ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इसके डबल। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने इस तरह से लिख लेना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को, अच्छा इसको स्मॉल टी से जाएगा, स्मॉल टी, इसको भी कहते हैं स्मॉल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, इसको लिखते हैं t1 प्लस t2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखते हैं 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर हुआ, मैंने आपको उसी टाइम समझाया था कि ये चीजें समझ लो, आगे ये यही यूज होंगी, सेम चीजें, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम हाइट किस तरह से निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट भी वही है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने करवाया था, कौन सा फॉर्मूला था, फिजिक्स गेम है, अगर आपको समझ आ गई तो एक फॉर्मूला से देखो, इसलिए अगर सोचो ना, अगर मैं यहाँ पर अपना कोर्स भी पढ़ रहा हूँ, एमबीबीएस भी कर रहा हूँ, और अगर ये मैं सारा दिन ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़ रहा होगा ना, लेकिन एक फॉर्मूला की मदद से मैं दूसरा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, एक फॉर्मूला सिस्टम पता है, तरीका पता है कि ये होगा किस तरह से, बाकी अपने आप जो है फॉर्मूलाज ड्राइव हो रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं जो अगर पूरा दिन हम पढ़े फिर भी कम हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूलाज हैं, अगर ये वैसे तो याद नहीं रहने आपको, तो इस तरह से अगर आप इनको देखोगे, पैटर्न देखोगे, तो उस तरह से जैसे लोगे फिर आपको आसानी होगी। अच्छा वॉइस और वीडियो क्लियर है, क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। अच्छा हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट मैक्सिमम फॉर्मूला करवाया था u²/2g, ये मैंने पढ़ाया था। अब हाइट किसके डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल के लिए वेलोसिटी कौन सी है, uy, तो h मैक्स रखो यहाँ पर, ये रखो uy, इसका स्क्वायर अपॉन 2g, इसको आगे लिखो uy किसके इक्वल है, u sin थीटा, इसका स्क्वायर अपॉन 2g,
ये स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g। ये आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आ गया आपके पास। बाकी क्या बचा? अच्छा, और एक ये चीज पूछता है, इसको आप नाम देते हो रेंज। रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है उसको हम नाम देते हैं क्या? रेंज का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? s is equals to v into t, s is equals to v into t। अच्छा, डिस्टेंस किसके लिए? हॉरिजॉन्टल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के डिस्टेंस के लिए हम रेंज यूज करते हैं r is equals to। अच्छा, अब देखो इसने ये वाला पार्ट कवर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हमें रखनी है यहाँ पर कौन सी? हॉरिजॉन्टल। ये हमने रखी vx, ये हमने वेलोसिटी रखी vx, और इंट ये हमने रखा t। अच्छा, यहाँ पर ये जो t है ना, ये t कैपिटल है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है, ठीक है। तो vx into t ये इस तरह से भी लिख सकते हो आप, अदरवाइज इस तरह से नहीं लिखना आपने, तो इनकी वैल्यूज लिखो। रेंज इज इक्वल टू vx, vx किसके इक्वल है? v cos थीटा, एंटर। ये बारिश की वजह से लाइट ने हवा से लाइट बारिश। अच्छा, vx की जगह क्या रखोगे? v cos थीटा। टाइम की जगह क्या रखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला 2u sin थीटा अपॉन g, t is equal to 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये यहाँ पर रखो 2u sin थीटा अपॉन g। अच्छा, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, r is equal to v into v, इसको v लिखो या u लिखो क्योंकि दोनों सेम है वेलोसिटी। u into u क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। अच्छा, sin 2, ये 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ये जो sin 2 sin थीटा cos थीटा है ना, इसको ये इक्वल होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपने याद कर लेना है। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा के बदले में आपने रखना है r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन d। हाइट वाले फार्मूले के लिए याद रखना है u का स्क्वायर है, sin का स्क्वायर है, नीचे 2 है। यहाँ पर u का स्क्वायर है, sin का स्क्वायर नहीं है, sin 2 थीटा है अपॉन g है, इसके नीचे g नहीं है, ये याद कर लेना। तो रेंज वाला फार्मूला ये नीचे वाला है, इसको याद कर लेना है आपने, बाकी ये बीच की डेरिवेशन है, ठीक है। तो रेंज के लिए निकाल सकते हो। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होती है? आर मैक्सिमम होती है जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आए, sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आए। तो sin 2 थीटा का वैल्यू जब क्या आए? ये 1 आए। तो 1 कब आएगा? जब sin थीटा कितनी होगी? थीटा होगी 45, 45 होगी sin 2 into 45 डिग्री, तो 2 into 45 होगा sin 90, तो ये आएगा 1। यानी कि रेंज मैक्सिमम होगी कौन सी एंगल पर? 45 पर। यानी कि अगर आप 45 एंगल पर किसी बॉडी को फेंक रहे हो तो वो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा, हाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो, साइन का वैल्यू स्क्वायर का। अच्छा, यहाँ पर आपने वैल्यू रखना है sin 90, यहाँ पर वैल्यू रखना है sin 90, sin 90 रखोगे उसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर फिर सेम आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा मैक्सिमम हाइट का। तो रेंज का जो मैक्सिमम आर मैक्स है, रेंज मैक्स का फॉर्मूला वो है u स्क्वायर अपॉन g। रेंज मैक्सिमम का u स्क्वायर अपॉन g। क्लियर हुआ? समझ आया? प्रोजेक्ट क्लियर करें, क्लियर हो गया आपको? फातिमा क्लियर क्यों?
तो रेंज भी आपने निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, और उसके साथ साथ आपने इसके 2-3 चीजें देख ली, ठीक है। अच्छा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज बराबर होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल R is the same। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिनका सम 90 हो। अगर मैं बोलता हूं मैंने एक बॉल फेंका है इस तरह से 15 डिग्री पर, तो मैं, और वो यहाँ पर गिरता है, ठीक है, इस जगह पर, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? ये वाला, ये इसकी रेंज है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि मैं दूसरी कौन सी एंगल पर इसको फेंकूं कि ये वापसी इसी जगह पर आए, तो मैं फेंकूंगा 90 में से ये वैल्यू निकालो, 15, ये आएगा 75 आएगा ना, कितना आएगा? ये 10, 10 में से 5, ये 5, ये अपना 8 बचा, 8 में से 1 7, 75 डिग्री, 75 डिग्री और 15 को ऐड करो तो आया 90। तो यानी इन दोनों के लिए क्या बनेगा वैल्यू? मैंने आज डिस्टर्ब किया थोड़ा, बस थोड़ा सा देख लो, उसके बाद ये अपना खत्म हो जाएगा। वैसे भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसको प्रॉब्लम्स में आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको आसानी हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला याद कर लो, उसकी मैं डेरिवेशन अभी नहीं करवा रहा। 4h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू r tan थीटा। ये जब आपको रेंज और हाइट गिवन हो, फॉर रेंज एंड हाइट रिलेशन, कभी कभी पूछता है 8 वॉट एंगल R and H will be same, यानी कि वो कौन सी एंगल है जिस पर मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, वो कौन सी एंगल है जिस पर मैं प्रोजेक्टाइल को फेंकूं और जो रेंज और हाइट हो वो सेम आए, यानी कि रेंज का वैल्यू और हाइट का वैल्यू सेम आए, ठीक है। तो वो कौन सी एंगल होती है? तो R और H दोनों को इक्वल कर लो, इस फॉर्मूला में रखो 4h, अब दोनों जगह h रखो, R की जगह भी h रखो, क्योंकि दोनों इक्वल निकाल लिए, tan थीटा, तो ये h में खत्म हो जाएगा, तो ये tan थीटा आएगा 4 के इक्वल, तो थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 4। तो ये वैल्यू आप जब निकालते हो तो मेरे ख्याल से ये आती है 75 पॉइंट समथिंग या 75 और 76 डिग्री के दरमियान। तो ये वैल्यू आपने याद कर लेंगे, 75.3 आती है आई थिंक, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है, इसका वैल्यू कैलकुलेटर पर देख लेना। तो ये सवाल आता है कि 8 वाट एंगल रेंज एंड हाइट विल बी इक्वल, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? समझ आया? प्रोजेक्टाइल समझ आई? प्रोजेक्टाइल काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुश्किल चीज है ज्यादा, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, लेकिन उसके बाद चीजों को सिंप्लीफाई करके रखो, सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब अगर इस पर प्रॉब्लम करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, पहले आपका प्रोजेक्टाइल लाजमी पढ़ा हुआ होगा, तो अभी आज वाला लेक्चर आपने पढ़ा है, मैंने कोशिश करके इसको सिंपल बनाया है, क्योंकि मैं चीज को उसी तरह से बताता हूँ जिस तरह से मैं खुद समझता हूँ, ठीक है। मैं जिस तरह से खुद समझूंगा मैं आपको उसी तरह से समझाऊंगा। तो आप मुझे ये चीज बता दें, ये चीजें आपको क्लियर हुई, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलर वाला, और उसके बाद हमारा वेव स्टार्ट होगा। वर्क वाला भी है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन में, कोई मसला नहीं। क्लियर हुआ? पहले पढ़ा था ऐसे प्रोजेक्टाइल, आज सिंपल लगा या पहले पढ़ा हुआ था? जैसे होशियार बच्चे हो, पहले पढ़ा हुआ होगा आपका, लेकिन फिर भी पूछना बनता है। पहले पढ़ा हुआ था? क्लियर हो गया? ओके ओके, अच्छी बात है। पढ़े लो यो, बट टुडे सिंपल। हाँ, एक्चुअली चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, तो फिर उनमें उलझ जाते हैं। लाइफ इज सिंपल। अभी इससे काफी मजेदार चीजें हैं, क्या
सिस्टम होता है ना क्लास वाला, रेगुलर क्लास वाला मैं आपको समझाऊं ना, तो हर चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ये इस तरह से हो रहा होता है और ये इस तरह से पूरी चीजें आपको जो है ना और क्लियर होती जाए। ठीक है, आज क्लास के लिए क्लास को खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया, अभी डिनर के लिए भी जाना है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके ओके बाबा।